हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स बनने का जो प्रोसेस होता है उसे हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि दो तरह के गैमेट्स होते हैं, एक मेल गैमेट्स जिसे हम स्पर्म कहते हैं और दूसरा फीमेल गैमेट जिसे हम ओवम या एग कहते हैं। ठीक, तो जो स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओवम बनने के प्रोसेस को हम कहते हैं या एग बनने की प्रोसेस को oogenesis। तो ये नॉर्मल बात है, हम शुरू से पढ़ते आते रहते हैं। ठीक, तो होता कैसे हमें ये देखना है। ठीक, तो उससे पहले लेकिन थोड़ा सा गैमेटोजेनेसिस का भी हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, गैमेटोजेनेसिस इज द जर्नल प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन बोथ मेल एंड फीमेल। गैमेटोजेनेसिस क्या है? एक जर्नल प्रोसेस है जो दोनों मेल और फीमेल दोनों में होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis आर बोथ फॉर्म्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के दो फॉर्म है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और एक है oogenesis, in which a diploid gamete cell produces haploid sperm and egg cells respectively। और गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? डिप्लॉइड मतलब 2n सेल्स क्या प्रोड्यूस करता है? मियोसिस के द्वारा, एंड हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करता है। Gametogenesis is the process by which gametes or germ cells are produced in organism। गैमेटोजेनेसिस क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, और ये सेल्स एक ऑर्गेनिज्म की, एक स्पीशीज की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि रिप्रोडक्शन होने के बाद जब दो गैमेट्स आपस में फ्यूज़ होंगी तो जाइगोट बनेगा, फिर एक नया इंडिविजुअल बनेगा, और ये प्रोसेस जब रिपीट होती रहती है जनरेशन और जनरेशन, तभी एक स्पीशीज़ की कॉन्टिन्यूटी, एक ऑर्गेनिज्म की कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक, तो द फॉर्मेशन ऑफ एग सेल्स और ओवा इज कॉल्ड oogenesis, हम जानते हैं, और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये तो आई होप सबको ही पता होगा, एटलीस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में इतना तो सबको पता ही होता है। ठीक, हमें देखना है गैमेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। ठीक, सबसे पहला हमारा टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो spermatogenesis is the process of maturation of reproductive cells of the testis। spermatogenesis क्या है? हम अगर बात करें मेन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो क्या है? टेस्टिस मेल्स में और ओवरी फीमेल्स। ठीक, मेन मेन सेक्स ऑर्गन्स हम उसे कहते हैं जहाँ पे सेक्स सेल्स का, रिप्रोडक्टिव सेल्स का निर्माण होता है, तो टेस्टिस में होता है। ठीक, तो इसीलिए ये कहा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस को कि स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल्स का मैच्योरेशन होता है टेस्टिस में, इन मेल, सो एज टू फॉर्म द मेल गैमेट्स और स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस, ताकि जो मेल गैमेट्स है या फिर जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन हो सके, उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। मतलब सिंपली फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, तो स्पर्मेटोजेनेसिस अकर्स इन द वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ लोकेशन हम देखिए कहाँ है इसकी? तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? होता है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, विथ स्टेम सेल्स एट पेरीफेरी ऑफ द ट्यूब। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जिनके पास अनलिमिटेड माइटोसिस करने की क्षमता होती है, मतलब वो अनलिमिटेड माइटोसिस कर सकते हैं, ऐसे सेल्स को स्टेम सेल्स कहा गया है। तो ये अभी लोकेशन बता रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको इसके लिए पता होना चाहिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। ये होता है स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं, 250 से 300 लोब्स हो सकते हैं, और हर लोब्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है, स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। तो ये बात यहाँ पे लिखी गई है कि स्पर्मेटोजेनेसिस अकर इन द वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विथ स्टेम सेल्स एट द पेरीफेरी ऑफ द ट्यूब। स्टेम सेल्स ऐसी सेल्स जो कॉन्टिन्यूस क्या कर सकती है? अनलिमिटेड माइटोसिस करती है, वो पेरीफेरी पे होती है। पेरीफेरी मतलब किनारे पे। ठीक, मतलब यहाँ पे। ठीक, एंड द स्पर्मेटोजोआ एट द ल्यूमेन ऑफ द ट्यूब। और जो स्पर्मेटोजोआ होते हैं वो ल्यूमेन में। तो अभी हम इसको डायग्रामेटिकली बनाकर पूरा देखेंगे। ठीक, तो थियरी से ये नहीं कि बस थियरी पढ़ रहे हैं। इमीडिएटली अंडर द कैप्सूल ऑफ द ट्यूब्यूल आर डिप्लॉयड। ये जो सेल्स होती है ना, डिप्लॉयड होती है। ठीक, हैप्लॉयड सेल तभी बनेगी जब मियोसिस होगा, नहीं तो बॉडी की हमारी सारी सेल्स डिप्लॉयड होती है, हम ये जानते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स
These stem cells called spermatogonia, और ये जो stem cells होते हैं ना इनको spermatogonia कहा जाता है, go through mitosis with one offspring going on to differentiate into a sperm cell where the other give rise to the next generation of sperm। ये सब क्या लिखा है ना, अब भी हम इसको समझते हैं क्योंकि थियरी से सारा उड़ जाएगा। ठीक, तो देखते हैं। ओके, तो ये है, देखिए पहले ये है, मान लीजिए स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर ये है टेस्टिस, ये टेस्टिस और ये टेस्टिस। अब इस टेस्टिस के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक, दो तीन, ठीक, दो से एक दो तीन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं। ठीक, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का हम मान लीजिए क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं। ठीक, तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है अब कि कुछ होते हैं बड़े साइज के, लार्ज साइज, ठीक, इन्हें कहते हैं हम सर्टोली सेल्स। ठीक, उसके बाद इनके बीच बीच में पड़े होते हैं ऐसे क्या कहते हैं इन्हें, प्राइमरी प्राइमोर्डियल सेल, प्राइमरी प्राइमोर्डियल सेल, या फिर क्या कहते हैं स्पर्मेटोगोनियम। ठीक, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक, इसको तो क्या है, स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर मतलब स्क्रोट टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्स होते हैं, फिर उन लोब्स में क्या होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है कि कुछ लार्ज साइज के पिरामिडल शेप कुछ सर्टोली सेल्स होते हैं। इन सेल्स का काम होता है नरिशमेंट देना स्पर्म को, उनको फूड प्रोवाइड करना। फिर इन सर्टोली सेल्स के बीच बीच में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी प्राइमोर्डियल सेल्स, प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या फिर स्पर्मेटोगोनियम, तीनों एक ही नाम है। ठीक, प्राइमोर्डियल सेल कहें, प्राइमोर्डियल जर्म सेल या फिर स्पर्मेटोगोनियम। तो ये स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, ये स्पर्मेटोगोनियम क्या करती है, एक मान लीजिए ये एक स्पर्मेटोगोनियम है, ये रहा इसका न्यूक्लियस। तो एक स्पर्मेटोगोनियम है, इसमें होगा माइटोसिस, इसमें क्या हुआ, माइटोसिस, माइटोसिस होगा तो इसके अंदर पहले तो क्या बनेगा, दो सेल, मान लीजिए दो सेल बन गए, ये एक सेल बना, एक ये सेल बना। ठीक, और ये 2n होगा, ये भी 2n होगा, ये भी 2n होगा। ठीक, क्योंकि अभी डिप्लॉयड सेल ही है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल में या स्पर्मेटोगोनियम में क्या होगा, होगा उस सेल में माइटोसिस, माइटोसिस होने की वजह से दो सेल बनेंगी और दोनों क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। दो सेल बनेंगी तो एक कहते हैं, मैंने एक टाइप ए डार्क सेल बनता है, एक टाइप बी पेल कलर का बनता है। ठीक, तो डार्क वाला फिर दोबारा चल जाता है स्पर्मो स्टेम सेल बनाने या स्पर्मेटोगोनियम बनाने, क्योंकि अगर सारे सेल्स से स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर बनाने वाला भी तो कुछ चाहिए। तो एक सेल चला जाएगा स्पर्मेटोगोनियम बनाने फिर से, और ये जो सेल मान लीजिए ये वाला जो सेल है इसका क्या होगा, इसमें ये बनेगा स्पर्म, तो ये स्पर्म का प्रीकर्सर है। तो इस सेल में क्या होगा, इस सेल में होगा सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट, इस सेल में होगा मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट होगा तो इस सेल में, इस सेल के दो सेल बन जाएंगे, एक ये सेल बन गया, एक ये सेल बन गया।
दो सेल बन गए, ठीक, इस सेल का न्यूक्लियस है। अब मियोसिस हो गया तो ये एन होगा, क्योंकि मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन हो गया। फिर अब इसमें भी क्या होगा, इसमें फिर से होगा मियोसिस टू। मियोसिस टू होने की वजह से इस सेल के दो सेल बन जाएंगे, इस सेल के दो सेल बन जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मियोसिस टू हो गया। तो ये जो बना है ना, अब इनको हम कहते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। और ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, ये होते हैं नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, नॉन मोटाइल होते हैं। देखिए ये जो सेल बना, यहाँ पे आते हैं, ये सब हो रहा है यहीं पे। तो ये जो सेल बना है, मान लीजिए स्पर्मेटिड जो बन गया ना, ये सटोली सेल्स में ऐसे एम्बेडेड होते हैं इसके साइटोप्लाज्म में, क्योंकि इनको नरिशमेंट चाहिए होता है। और ये बीच में आते हैं माइग्रेट करके, यहाँ पे बीच में आएंगे, ल्यूमन में आएंगे। ये जो इसका ल्यूमन है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का, यहाँ पे आएंगे ये सेल्स, यहाँ से आएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आएंगे, ऐसे ऐसे सब अरेंज हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने देखा कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो सटोली सेल्स होती हैं जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, और उनके बीच में कुछ प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं या फिर स्पर्मेटोगोनियम होते हैं। स्पर्मेटोगोनियम में सबसे पहले माइटोसिस होता है, तो दो सेल्स बनते हैं, एक सेल फिर दोबारा वापस चला जाता है, स्टेम सेल बना देता है, या फिर स्पर्मेटोगोनियम में वो बन जाता है। दूसरा जो सेल होता है उसके अंदर हो वो बनेगा स्पर्म, वो स्पर्म का प्रिकर्सर होगा। तो वो जो सेल बना, माइटोसिस हो गई, दो सेल बन गया, ठीक। तो उसमें होगा मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट होने की वजह से क्या होगा, दो सेल बन जाएंगे, हम इन्हें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी कहते हैं। फिर हम इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस टू होगा, तो वो एन हो जाएंगे ये सब, ठीक। क्योंकि मियोसिस वन के बाद जब मियोसिस टू होता है तो फिर क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है, मतलब ये क्या रहेगा, एन ही रहेगा, ठीक। तो ऐसे अब ये जो चार सेल बनते हैं ये होते हैं नॉन फंक्शनल, इनको स्पर्मेटिड्स कहा जाता है। तो ये स्पर्मेटिड्स को, ये नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड्स को फंक्शनल स्पर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड्स टू फंक्शनल स्पर्म्स, या फिर स्पर्म को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक। तो देखिए अभी हमने कहा कि वो ल्यूमेन में आता है, पहले यहाँ पे मान लीजिए आ गया, यहाँ पे ल्यूमेन में आ गया स्पर्मेटिड्स, ठीक। ये यहाँ से ल्यूमेन में आते हैं, मतलब एम्बेडेड होते हैं पहले सटोली सेल्स के साइटोप्लाज्म में, फिर यहाँ पे आते हैं। तो ये इनको अब ये सब कुछ हो रहा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, इनको जाना है एपिडिडाइमिस में, मतलब यहाँ से चल के इनको एपिडिडाइमिस में जाना है। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जाने के लिए उनको मोटाइल होना पड़ेगा, ठीक। मोटाइल होना पड़ेगा, उनको एनर्जी चाहिए, इसीलिए एम्बेडेड रहते हैं ताकि नरिशमेंट ले सके। फिर क्या होगा, यहाँ से जाना है ना, तो ये जो प्रोसेस है ना, एम्बेडेड ये जो सर्टोइली सेल्स के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है, तो वहाँ से फ्री होने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको स्पर्मिएशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पर्मिएशन। क्या प्रोसेस का नाम है, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ स्पर्म, मैं लिख देती हूँ, रिमूवल ऑफ स्पर्म
फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ, क्या, कहाँ से उनको फ्री होना है, सर्टोली सेल्स, removal of sperm from the cytoplasm of Sertoli cells is called spermiation। तो क्या होता है, जो वो मेन हमने देखा एक ओवरव्यू क्या, प्रोसेस भी यही है स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक। तो देखा, अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये लाइन का मतलब कि ये जो स्टेम सेल्स होती हैं, जो स्पर्मेटोगोनिया होती है, वो माइटोसिस होती है उसमें। तो उसमें क्या होता है, वन ऑफ सेल मतलब एक जो सेल बना है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा स्पर्म सेल में, मतलब स्पर्म सेल बनेगा जो अभी हमने कहा, और एक सेल क्या हो जाएगा, वो फिर से दोबारा क्या बन जाएगा, स्पर्मेटोगोनियम बन जाएगा, क्योंकि भाई सारा स्पर्मेटोगोनियम अगर स्पर्म में ही कन्वर्ट हो जाएगा तो दोबारा बनने के लिए भी तो चाहिए, इसलिए। अब क्या है ना, ये जो प्रोसेस है ना स्पर्मेटोगोनियम का, जो अभी हमने देखा, ये होता सेम प्रोसेस वही है, बट हम थोड़ा इसको ना डिफरेंशिएट कर देते हैं थोड़ा और ज़्यादा साइंटिफिकली। डिफरेंशिएट मतलब उसका जो प्रोसेस है, जैसे अगर आप 12th में देखेंगे तो सेम प्रोसेस यही हम प्रोसेस पढ़ते हैं, बट अभी थोड़ा थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है तो हम थोड़ा सा नाम वगैरह थोड़ा बदल देते हैं। तो देखिए यहीं पे चीज़ लिखी है कि द एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस कैन बी सेपरेटेड इनटू टू सबहेडिंग्स। जो पूरा प्रोसेस है ना स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसको हम दो सबहेडिंग में हम डिवाइड कर सकते हैं। क्या, देखिए पहला है कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, ये तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम एक पार्ट हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, जो जर्मिनल एपिथेलियम है मतलब स्पर्मेटिड्स बनने तक का जो प्रोसेस है, स्पर्मेटिड बनने तक का प्रोसेस को एक पार्ट में हम देख लेते हैं, और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस, उसको हम दूसरा पार्ट में पढ़ते हैं। तो वहीं पे लिखा है मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म और स्पर्मियोजेनेसिस, मतलब इस प्रोसेस को तो हम स्पर्मियोजेनेसिस ही कहते हैं ना। नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड से फंक्शनल स्पर्मेटिक बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो देखिए यही हम चीज़ पढ़ेंगे, तो प्रोसेस तो वही है। अभी हम ना बस उसको थियरी देखेंगे, और आप थियरी पढ़ने के बाद दोनों चीज़ को रिलेट कीजिएगा, क्योंकि होगा सब उसमें वही, बट हम थोड़ा थियरी को देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस आती है, क्योंकि अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए तो नोट्स में आपको कॉपी में पूरा लिखना पड़ेगा, थियरी भी और ये भी डायग्राम वगैरह भी बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो पहला होता है द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। ओके, तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड तो क्या होता है इसमें, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स फ्रॉम द प्राइमरी जर्म सेल्स, या क्या कहते हैं, प्राइमोडियल सेल, ठीक, प्राइमोडियल जर्म सेल, या फिर क्या कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम से जो स्पर्मेटिड बनने का जो प्रोसेस है, ठीक, उसको हम तीन फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला तो मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैचुरेशन फेज। समझ रहे हैं क्या है, कि हमने जो स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रोसेस है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है पढ़ने के लिए, अपने समझने के लिए। एक पार्ट तो ऐसे कि स्पर्मेटिड बनने तक की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको एक पार्ट में हम पढ़ते हैं, और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है हम उसको दूसरे पार्ट में पढ़ते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं पहला पार्ट, स्पर्मेटिड बनना, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड तीन फेजेस में कंप्लीट होता है। एक तो होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, दूसरा होता है ग्रोथ फेज और तीसरा होता है मैचुरेशन फेज। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा। मल्टीप्लिकेशन फेज में सिंपल माइटोसिस होगा जो मल्टीप्लाई करेगा, सेल अपना नंबर बढ़ाएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज, प्राइमोर्डियल germ cells or primary germinal cells undergo repeated mitosis division to produce large number of spermatogonia. Each spermatogonium is diploid cell. क्या होगा, हमने देखा कि ये होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल, मान लीजिए, तो इसने क्या किया, इसमें हुई माइटोसिस, और ये 2n था तो ये भी 2n ही हुआ, ये भी 2n, ठीक। यही चीज़ तो लिखिए कि मल्टीप्लिकेशन फेज में यही होता है। क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनियम होता है या प्राइमोडियल सेल होता है, उसमें क्या होता है, रिपीटेड वो माइटोटिक डिवीजन करते जाते हैं, और क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बनाते जाते हैं।
ठीक। या फिर हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कह सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक ले रहे हैं, पूरे सेल में तो कई सारे हो रहे होंगे, तो एक लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बन जाता है। इसमें भी एक प्रोसेस ये है कि एक जो होता है ये वापस चला जाता है स्पर्मेटोगोनिया बनने, और ये दूसरा होता है यही स्पर्म बनाता है। तो मल्टीप्लिकेशन फेज में यही होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक। दूसरा देखते हैं ग्रोथ फेज में क्या होता है। ग्रोथ फेज में भाई अभी जो बना है ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये थोड़ा खा पी कर थोड़ा सा बड़ा होगा, ग्रोथ करेगा। तो ईच ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम विल ग्रो इन साइज एक्यूमुलेटिंग फूड। ये जो स्पर्मेटोगोनियम बना है अभी जस्ट मल्टीप्लिकेशन करके, या तो क्या होगा, ये साइज में बड़ा होगा थोड़ा, मतलब ऐसा था तो अब थोड़ा ऐसा हो जाएगा। ठीक। बाई एक्यूमुलेटिंग फूड, और इसको फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है, नरिशमेंट कौन दे रहा है, सर्टोलिसस। नाउ इट इज रेफर टू एज स्पर्मेटोसाइट। अब इसको स्पर्मेटोसाइट कहा जाएगा। ठीक। तीसरा हमारा आता है मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज में क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अब ये जो प्राइमरी क्या बना है, स्पर्मेटोसाइट बना है ना, वो उसके अंदर अब क्या होगा, पहला मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगे हमारे पास इक्वल साइज के हैप्लॉइड्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आ जाएंगे। ठीक। और ईच सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, उसके अंदर दोबारा मियोटिक डिवीजन होगा, तो हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स आ जाएंगे। ठीक। एक देखिए रिप्रेजेंटेशन होगा, ये देखिए, देखिए क्या है जो हमने पढ़ा, उसमें क्या देखिए, प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, ये 2n होता है, इसके अंदर माइटोसिस होती है। माइटोसिस होने की वजह से क्या बन जाता है हमारे पास, स्पर्मेटोगोनिया बन जाते हैं, ये 2n स्पर्मेटोगोनिया बन गए। अब स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, ये वाला जो एक को हम लेके चल रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर फिर से माइटोसिस होगा, तो इसके अंदर क्या बनेगा, ये मान लीजिए ये सेल बन गया, क्योंकि माइटोसिस जब तक होगा वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए माइटोसिस करते रहेंगे। तो आप यहाँ से देखिए कि एक था हमारे पास स्पर्मेटोगोनिया, इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ माइटोसिस, और हमारे पास 2 सेल बन गए, ये 2n था। ठीक। अब क्या होता है, इसको अब हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, जो पहला बनता है माइटोसिस के बाद, तो उसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अभी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, पहला मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, इसकी वजह से 2 हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेकेंड सेल बन जाएंगे, जिसे अब हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। अब इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस 2 होगा, जिसकी वजह से हमारे पास 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स आ जाएंगे, और जब ये स्पर्मेटिड्स में स्पर्मियोजेनेसिस होगा तो ये बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म्स। तो आई होप ये तो समझ में आया होगा। ठीक। तो अब हमने देख लिया हमारे स्पर्मेटिड्स तो बन गए, मतलब हमारा जो पहला फेज है वो तो कंप्लीट हो गया, पहला फेज मतलब पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, प्राइमोर्डियल सेल से स्पर्मेटिड्स बनने वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा फेज शुरू होगा स्पर्मेटिड से, मतलब स्पर्मेटिड अभी नॉन फंक्शनल है, तो नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड से फंक्शनल स्पर्म बनाने की जो प्रक्रिया है, जो जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, वो होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, मेटामॉर्फोसिस ऑफ स्पर्मेटिड्स। उसका कायांतरण होगा स्पर्मेटिड का, और इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, These undergo modification in form and changes. These कौन, जो स्पर्मेटिड बने हैं वो क्या होंगे, undergo modification in form and changes in relative pattern। क्या करेंगे, ये अपने फॉर्म में, अपने शेप में और अपने रिलेटिव पोजीशन में चेंज करेंगे। क्या, तो इनके अंदर कितनी सारी चेंजेस आती है ना, इसको हम अगर समराइज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये जो स्पर्मेटिड बनी है, नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड बनी है 4, ठीक, एक सेल से 4 बनी है, उसके अंदर क्या क्या चेंज आएगा जिसकी वजह से वो फंक्शनल स्पर्म बनेंगी। पहला तो न्यूक्लियस में चेंज होगा, दूसरा सेंट्रियोल में चेंज होगा, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज होगा, चौथा फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम होगा, और पांचवा लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म होगा। ये जो सेल बना रहता है उसके अंदर बहुत साइटोप्लाज्म होता है, तो भारी होगा, उसको वो करना है, उसको माइग्रेट करना है भाई, उसको पहले एपिडाइमिस में जाना है, फिर जब इजैकुलेशन होगा तभी भी उसको जाके फेलोपियन ट्यूब में पहुंचना है, तो भारी भरकम रहेगा तो कैसे जाएगा, तो साइटोप्लाज्म उसके अंदर क्या होता है, उसका लॉस होता है। तो ये सारे चेंजेस आते हैं किसके दौरान, स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान। ठीक। तो आपको एक
समराइजेशन भी पता होना चाहिए कि स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान होता क्या है। तो ये सारी पॉइंट याद रखते हैं। अब क्या होता है थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक, तो देखिए इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। ये जो स्पर्मियोजेनेसिस है ना थोड़ा लॉन्गेस्ट फेज है। ठीक, अच्छा ये जो हम बात करें तो शुरू में भी कहना चाहिए था अभी भी कि मेल में स्पर्म बनने की प्रक्रिया प्यूबर्टी पे शुरू हो जाती है। ठीक, और एक कह सकते हैं कि टिल देर तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन स्पर्म काउंट कम हो जाता है। तो ये जो पूरा स्पर्म बनने में मैच्योर होने तक में ना 64-65 दिन लग जाते हैं। ठीक, ऐसा 1-2 दिन में नहीं बन जाता है, 64 दिन लग जाता है पूरा इसको मैच्योर होने में स्पर्म को। ठीक, तो ये एक फैक्ट था। अब क्या है, हम बात कर रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस से, ये स्पर्मियोजेनेसिस की जिसका मतलब होता है नॉन फंक्शनल स्पर्मेटिड से फंक्शनल स्पर्मेटिड बनने की प्रक्रिया। अब क्या होता है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज। ये लॉन्गेस्ट फेज होता है, थोड़ा बहुत देर तक चलता है, 64 दिन में भाई हो रहा है। इन दिस फेज डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड्स टू स्पर्म सेल विल ऑकर। इसमें क्या होता है, स्पर्मेटिड क्या होती है, डिफरेंशिएट होती है फंक्शनल स्पर्म में। Spermatid क्या है, spermatid is non-motile and thus it has to become functional for which it has to undergo spermiogenesis। जो spermatid बना होता है ना वो नॉन फंक्शनल होता है, वो नॉन मोटाइल होता है, इसीलिए उसको फंक्शनल बनाने के लिए उसको स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया करनी होगी। आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस मोटाइल एंड फंक्शनल स्पर्म्स या स्पर्मेटोजोआ विल बी प्रोड्यूस। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद मोटाइल और फंक्शनल स्पर्म प्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे कि आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म्स हैड बिकम एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स। जो स्पर्मियोजेनेसिस के बाद क्या होता है ना, जो स्पर्म के हेड होते हैं वो सर्टोली सेल्स के साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं। क्यों, क्योंकि उनको वो चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो क्या होता है, and are finally released from the seminiferous tubule by the process of spermiation। एक्चुअली सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ही नहीं, ये सर्टोली सेल्स के जो साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड होते हैं ना, तो उसके साइटोप्लाज्म से निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहा जाता है स्पर्मिएशन। ठीक, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी उसको एम्बेडेड है उसके साइटोप्लाज्म में सर्टोली सेल्स के, तो वहाँ से निकल के उसको ल्यूमेन में जाना है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में। तो ल्यूमेन से जाने के बाद उसको एपिडिडाइमिस में जाना है। ठीक, इन स्पर्मिएशन मतलब क्या, जो एम्बेडेड है सर्टोली सेल्स के साइटोप्लाज्म में स्पर्म, मान लीजिए मैच्योर स्पर्म वो बन गया है, मतलब स्पर्म बन गया फंक्शनल स्पर्म, तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम स्पर्म विल ऑकर। इसी दौरान उस स्पर्म के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो भी रिमूव हो जाता है, ये प्रोसेस भी हो जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मेटिड, इसको स्पर्मियोजेनेसिस को ना स्पर्मेटेलियोसिस भी कहा जाता है। स्टिमुलेटेड बाय स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर, इसको स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर स्टिमुलेट करता है स्पर्मियोजेनेसिस को, विच इज रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल्स, और ये सर्टोली सेल्स ही रिलीज करती हैं। इन स्पर्मियोजेनेसिस मेनी चेंजेस अकर इन स्पर्मेटिड्स। कई सारी चेंजेस होंगी, क्या क्या होंगी, जो अभी हमने थोड़ा शॉर्ट में बात की। इसमें क्या होगा, इंक्रीज इन लेंथ में चेंज होगा उस स्पर्मेटिड की। फिर प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल मतलब प्रेजेंट क्लोज टू द न्यूक्लियस, एंड डिस्टल सेंट्रियोल जो न्यूक्लियस से दूर होता है, विच गिव राइज टू एक्सियल फिलामेंट। अभी हम इस स्पर्म का डायग्राम देखेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, वो क्या करेंगी, जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो एक्सियल फिलामेंट बनाएगा, और ये जो सेंट्रियोल होती है ना, ये 9+2 का अरेंजमेंट शो करती है बाय पॉलीमराइजेशन, और ये पॉलीमराइजेशन के द्वारा एक्सियल फिलामेंट का निर्माण करती है डिस्टल सेंट्रियोल। नेक्स्ट क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया बिकम स्पाइरली कोइल्ड एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म एक्रोसोम। माइटोकॉन्ड्रियल क्या है और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ये सब क्या हो रहा है, स्पर्मेटिड के अंदर चेंज हो रहा है ये सब। ठीक, ये सारी चीज़ें हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, वो स्पाइरली अरेंज हो जाएगा, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है, वो एक्रोसोम बनाएगा। ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक, तो देखिए ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे वो है, ये स्पर्मेटिड है अभी। ठीक, स्पर्मेटिड है ये, इसके अंदर अब क्या हो रहा है, इसके अंदर ये कह सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस की प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग होंगी। तो ये देखिए यहाँ पे एक्रोसोम कैप वो हो रहा है, डेवलप हो रहा है। ठीक, और ये जो है ना ऐसे ऐसे दिखाई गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए फ्लैजिला डेवलप होने लगा है, फिर यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा सा शेप इसका चेंज हुआ है, और ये एक्रोसोम कैप है डेवलप हो रहा है। फिर थोड़ा और आगे चलने पे क्या हो रहा है,
माइक्रोट्यूब्यूल्स बन गए हैं, मतलब डिजिटल सेंट्रियोल से। फिर एक्रोसोम कैप यहाँ पे बन गया है। फिर एक्सोसाइटोप्लाज्म में यहाँ पे लूज होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, एक्रोसोम कैप यहाँ पे पूरी तरह से बन चुका है, एक्सोसाइटोप्लाज्म लूज होगा, यहाँ पे फ्लैजेलम भी बन चुका है, और यहाँ पे एक पूरा फंक्शनल स्पर्म बन चुका है जिसके पास हेड, यहाँ पे नेक होगा, मिडिल पीस और टेल है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ठीक, तो अब क्या हुआ है, अब जो फंक्शनल स्पर्म है वो भी बन चुका है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हमने देखा। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई ना। हमने दो पार्ट में पढ़ा कि पहले क्या हुआ, पहले हुआ वो प्राइमोरियल सेल से स्पर्मेटिड्स बनी और फिर स्पर्मेटिड्स से फंक्शनल स्पर्म बने। अब क्या है, ये जो स्पर्म है ना, स्विम बाय मीन्स ऑफ ए प्रोमिनेंट फ्लैजेलम, ये फ्लैजेलम जो उनकी टेल है उससे स्विम करते हैं, composed of a core of microtubules whose sliding is powered by flagellar dynein। इसके अंदर डायनिन प्रोटीन होता है, उसकी वजह से ये मूव करते हैं, ये बात यहाँ पे लिखी है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये सब माइक्रोट्यूब्यूल्स सेंट्रियोल, ये आप एक तो सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे और एक उसमें पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में। ठीक, तो इतना वो नहीं है कि क्या, अगर पता है आपको तो अच्छी बात है। तो उनका अरेंजमेंट होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, तो ठीक क्या है ना, वो मोटर और लिंकल प्रोटीन से लिंक होती है, उसके अंदर होता है, उसको एक्सोनियम कहा जाता है। ह्यूमन मेल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि ह्यूमन मेल इजैकुलेट्स अराउंड 200 to 300 million sperms for fertilization to occur. 60% sperms should have normal shape and size and at least 40% of them must show vigorous motility। यानी कि एक ह्यूमन मेल एक बार में एक इजैकुलेशन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट करता है। तो फर्टिलाइजेशन होने के लिए, एक सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन होने के लिए जो स्पर्म्स गए हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स, उनमें से 60% स्पर्म्स को तो नॉर्मल शेप का होना चाहिए और कम से कम 40% स्पर्म्स को विगरस मोटिलिटी, मतलब एकदम क्या कहते हैं, खतरनाक वाला मोटिलिटी शो करना होगा, तभी फर्टिलाइजेशन कहीं होगा, कहीं जाके एक स्पर्म उसको क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा ओवम को। ठीक, नेक्स्ट लिखा है कि स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस डक्ट, secretion of the epididymis, vas deferens, single vesicle and post prostrate are essential for the maturation and mobility of sperm। देखिए क्या होता है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म के जाने के बाद वो एपिडिडाइमिस में, वास डिफरेंस में, सेमिनल वेसिकल में, उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड में सब जाएगा, तो वहाँ के जो भी सिक्रेशंस होते हैं वो इसको वहाँ पे भी नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे स्पर्म को, उसकी वजह से ये स्पर्म और ज़्यादा मोटाइल और मैच्योर होगा। ठीक, द सेमिनल प्लाज्मा अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। तो सीमेन में क्या होता है, 10% अराउंड स्पर्म होता है और ये सारी चीज़ों के जो सिक्रेशंस होते हैं, जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, उसको मिलाकर सीमेन कहा जाता है। The functions of male sex accessory ducts and glands are maintained by the testicular hormone androgen। और ये सारे जो हार्मोन मेल सेक्स एसेसरी डक्ट का जो भी ग्लैंड का जो भी काम वगैरह है, ये कौन मेंटेन करता है, एंड्रोजन हार्मोन मेंटेन करता है। तो हमने ये देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से स्पर्म बनते हैं और कैसे होता है ये देख लिया। ठीक, अब स्पर्म के बारे में देखते हैं। तो देखते हैं हम स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये बना लेते हैं हेड रीजन, दिस इज द मिडल पीस, ओके, एंड ये बना लेते हैं हम टेल, ओके। ओके, तो क्या होता है, यहाँ पे होता है एक्रोसोम। एक्रोसोम में होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो जोना पेलुसिडा ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। एंड यहाँ पे होता है न्यूक्लियस। ठीक, बीच में यहाँ पे नेक रीजन होता है जो उतना नहीं दिखा है, यहाँ पे मान लीजिए नेक रीजन है। ठीक, ये वाला, तो नेक रीजन में ना होते हैं दो सेंट्रियोल्स, एक होता है
न्यूक्लियस के पास वाला, एक होता है न्यूक्लियस से थोड़ा दूर। तो न्यूक्लियस के पास वाले को कहा जाता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और दूर वाले को कहा जाता है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है? डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है एक्सियल फिलामेंट। ठीक, ये फिलामेंट यहाँ से चलते 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 ये जाएगी इसकी टेल में और थोड़ा सा बाहर भी निकल देती है। ठीक, और डबल लेयर बना देती हूँ मैं। ठीक, ये क्या है? ये है एक्सियल फिलामेंट। ये वाला इधर रहेगा पूंछ इसकी। ठीक, ओके। तो ये हमने क्या देखा कि नेक रीजन में दो सेंट्रियोल होते हैं, एक होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक होता है डिस्टल सेंट्रियोल। न्यूक्लियस के पास वाला ये जो है ये होता है प्रॉक्सिमल और दूर वाला ये होता है डिस्टल। ठीक, तो अभी थोड़ा खचपच नोइज से मैं लिख रही हूँ। ओके, तो फिर अब क्या होता है? ये वाला होता है हेड रीजन। ठीक, हेड रीजन इसमें होता है एक्रोसोम और ये होता है न्यूक्लियस। एक्रोसोम में होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो पेनिट्रेट करने में मदद करेंगे ओवम को, जो जोना पेनिसुलर लेयर होती है उसकी। नेक रीजन करता है जो हेड रीजन है और ये जो मिडिल पीस है इसको कनेक्ट। नेक रीजन में प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स होते हैं और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है वो एक्सियल फिलामेंट बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या करता है सेंट्रियोल, ये जो सेंट्रियोल है जब ये स्पर्म फर्टिलाइज करेगा एक तो ओवम में जाएंगी। ओवम के पास सेंट्रियोल नहीं होते हैं और सेंट्रियोल का काम होता है सेल डिवीजन में मदद करना। तो अगर सेंट्रियोल नहीं रहेंगे तो जो जाइगोट बनेगा तो वो डिवाइड कैसे करेगा, इसलिए इसकी ज़रूरत होती है। ठीक, तो हम आते हैं अपने स्पर्म के स्ट्रक्चर पर। अब क्या होगा? अब होगा ये कि ये होता है हेड, ये होता है मिडिल पीस, ये होता है टेल, ये नेक होता है बीच में, येलो कलर से मैंने नेक शो किया। ओके, तो अब क्या होता है ना, अब यहाँ पे ना स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। भाई इसको इतना ट्रैवल करना है, जाना है, तो क्या होंगे स्पायरली अरेंज यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यस, ये जो है पिंकिश ये है माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरली अरेंज मिडिल रीजन में जो होता है उसको कहते हैं हम। और ये जो है ना इसका स्पायरली अरेंज जो इसका डिज़ाइन है माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट है, इसको कहा जाता है निबेकॉन। अरे कहाँ गया? इसको कहा जाता है NEBEN नेबन कॉन KERN। ठीक, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट ये चीज़ हमने यहाँ पे दिखाई है ना, ये वाली जो एक्सियल फिलामेंट है, तो हमने कहा कि ये थोड़ा सा आगे ऊपर जाएगा। ठीक, यहाँ पे थोड़ा शो नहीं हो पाया। एक सेकंड, पूरा मैं डिलीट ओ। ठीक, तो ये जो ब्लू वाला में थोड़ा सा अभी हम एक और डायग्राम दिखा रही हूँ मैं, तो वहाँ पे देखेंगे तो क्या है ना, ये जो थोड़ा सा आगे निकला होता है ना बाहर, इसको कहा जाता है एंड पीस। ठीक, एंड पीस कहा जाता है इसको। तो ये हो गया जो पूरा ह्यूमन स्पर्म है उसका डायग्राम। ठीक, क्या क्या है इसके डायग्राम में देखिए, एक ह्यूमन स्पर्म में 3 पार्ट होते हैं, हम कह सकते हैं 4। हेड, ये वाला रीजन जो है हेड, ये है नेक, ये है मिडिल पीस ये वाला, एंड ये होती है टेल। ठीक, हेड में पाए जाते हैं एक्रोसोम और न्यूक्लियस। ये एंटीरियर पार्ट में एक्रोसोम होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट में न्यूक्लियस होता है। ठीक, नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं, एक होता है वो प्रॉक्सिमल जो न्यूक्लियस के पास वाला होता है वो होता है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो न्यूक्लियस से दूर होता है मतलब ये नीचे वाला ये होता है डिस्टल। डिस्टल प्रॉक्सिमल डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है एक्सियल फिलामेंट जो पूरी टेल में जाता है। ठीक, फिर मिडिल पीस होता है ये वाला रीजन मिडिल पीस कहलाता है। मिडिल पीस में होता है
माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि वहाँ पे एनर्जी उस स्पर्म को मिलती रहे। ठीक, फिर क्या होता है टेल, और ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन इसको कहा जाता है फिलामेंट शीट। ओके, तो टेल हेल्प करती है, टेल को फ्लैजिला भी कह सकते हैं, हेल्प करती है मोटिलिटी में। तो ये हुआ ह्यूमन स्पर्म का जो डायग्राम है। तो चलिए अभी हम पढ़ लेते हैं स्पर्म के बारे में। तो देखिए, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ और हैप्लॉइड, हैप्लॉइड होते हैं। मोटाइल मेल गैमेट्स, मोटाइल मेल गैमेट्स, मोटाइल मतलब मूवमेंट कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। इसके क्या क्या पार्ट होते हैं हमने देखा, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। पहला, सबसे पहला पार्ट है हेड। ठीक, हेड में क्या होता है, हेड इज रफली स्फेरिकल इन शेप एंड विथ हैप्लॉइड न्यूक्लियस। हेड थोड़ा रफली स्फेरिकल होता है और उसके पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। एट द एंटीरियर पोर्शन ऑफ न्यूक्लियस एक्रोसोम इज प्रेजेंट। एक्रोसोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के एंटीरियर पोर्शन पे। इज डेराइव फ्रॉम गोल्गी apparatus, और ये गोल्गी apparatus से बनता है। एंड एक्रोसोम इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स which play a vital role in the fertilization of the ovum that is help in penetration, और ये ovum के penetration में हेल्प करता है। नेक्स्ट है नेक। ठीक, नेक देखिए, नेक कनेक्ट्स हेड टू द मिडिल पीस। ये मिडिल पीस को, हेड को मिडिल पीस से कनेक्ट करता है। नेक हैज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन द सेंट्रोसोम। नेक के पास प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं। एक्सियल फिलामेंट फॉर्म फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट बनता है। फिर क्या है नेक्स्ट, कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के दौरान सेंट्रियोल्स आर इंट्रोड्यूस इन ओम। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, स्पर्म जाएगा, पेनिट्रेट करेगा ओम को, तो वो जो सेंट्रियोल है वो भी जाएगा एग में, ओम में। सेंट्रियोल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन टू अकर। सेंट्रियोल ज़रूरी होते हैं स्पिंडल फाइबर वगैरह बनाने में। ठीक, तो मतलब सेल डिवीजन के लिए। और सेंट्रियोल्स आर ऑब्सेंट इन ओम, ओम में एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये सेंट्रियोल्स स्पर्म से ओम में जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा क्या, मिडिल पीस स्पर्म का। मिडिल पीस इज स्लाइटली इलोंगेटेड एंड थिकर देन नेक पोर्शन ऑफ स्पर्म। मिडिल पीस क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली इलोंगेटेड होता है और नेक पोर्शन से थोड़ा सा क्या होता है, थिकर होता है, मोटा होता है। मिडिल पीस हैज स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया, क्या कहते हैं उसको, नेबलकन। ठीक, अराउंड एक्सियल फिलामेंट, एक्सियल फिलामेंट के अराउंड क्या होता है, वो स्पाइरली अरेंज होता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मूवमेंट। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, जानते हैं, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो एनर्जी प्रोवाइड करता है स्पर्म के मूवमेंट के लिए, जिसको क्या कहा जाता है, विप्लस मूवमेंट। और नेक्स्ट हमारा पार्ट है टेल। टेल क्या, स्पर्म का, तो टेल तो पोस्टीरियर, नैरो और लॉन्गर पार्ट है स्पर्म का। स्पर्म हैज एक्सियल फिलामेंट थ्रू द लेंथ ऑफ द टेल। हमने देखा डायग्राम में कि स्पर्म क्या होता है, उसका जो पूरा फिलामेंट तक का क्या होता है, पूरा टेल में एक्सियल फिलामेंट होता है। टर्मिनली एक्सियल फिलामेंट इज एक्सपोज विच इज कॉल्ड इंड पीस। और लास्ट में क्या होता है ना, कि ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया इसमें। ठीक, लास्ट में क्या होता है, एक्सियल फिलामेंट थोड़ा सा एक्सपोज होता है, जिसको हम इंड पीस कहते हैं। टेल हेल्प करता है मोटिलिटी में। तो ये वाला डायग्राम भी देख लीजिए। ठीक, हमने ड्रॉ करके भी देखा है, इसीलिए मैंने ड्रॉ किया कि स्टेप वाइज आपको पता चले। और यहाँ पे भी दिया है, तो ये देखिए, ये है हमारा हेड रीजन, ये है एक्रोसोम, ये है न्यूक्लियस, ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ये डिस्टल सेंट्रियोल, ये आ रहा है पूरा एक्सियल तक। ठीक, ये मिडिल पीस, ये टेल। तो आई होप स्पर्म वाला क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो ये हमने स्पर्म के बारे में देखा।